ब्लॉकिस्ता कम्युनिटी को मेरा प्रणाम। आप सभी साथी, सभी सीनियर साथी आपकी टीम के साथ समय से ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी का हिस्सा बनते हैं। जो हमारे सीखने और सिखाने की ये परंपरा 1 मंथ सेशन जो हमारा 25 सितंबर तक आपके बीच में है, इसमें आप अपने रोल को निभाएं। दोस्तों, आज का हमारा सेशन बहुत शानदार रहेगा। हमने प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखा है, एक निवेशक क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, इसके बारे में सीखा है। हमने प्रमोटर, किसी भी प्रोजेक्ट को जो प्रमोट करता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। हमने जाना है प्रोजेक्ट के बारे में, किसी प्लेटफॉर्म को कामयाब करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 पहलू होते हैं, प्रोजेक्ट, प्रमोटर और इन्वेस्टर। इनके साथ हम फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि ये तालमेल जो है तीनों का तब एक हो जाएगा तो हम मानते हैं प्लेटफॉर्म सक्सेस हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की जानकारी हमने ली। प्लेटफॉर्म की जानकारी के साथ साथ हम इन इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स पे ब्लॉकिस्ता कहाँ खड़ा हुआ है, ब्लॉकिस्ता के हर एक प्लेटफॉर्म की बिल्कुल गहराइयों के साथ जानकारी लेंगे। लेकिन जानकारी लेने से पहले हम एक बार ये देख लें कि जो प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन के मामले में, एक्सचेंज के मामले में हमारे सामने है, उनका स्ट्रगल कैसा रहा है। पहले जब आप उनके स्ट्रगल को पहचान लेंगे तो आप डेफिनेटली है कि आप ब्लॉकिस्ता के स्ट्रगल को भी पहचान पाएंगे। किसी भी छोटे व्यवसाय की सफलता ना, उसकी विकास, उसकी आज की ग्रोथ क्या है, इसमें निहित नहीं होती। क्योंकि हर कोई जानता है जब कोई प्रोजेक्ट खड़ा होता है तो उसके लिए चुनौतियां बहुत सारी आती है। आपको हर बार कुछ नयापन उसमें करना पड़ता है, एक समाधान ढूंढना पड़ता है, ऊंचाइयों को छूने की इच्छा शक्ति रखना बहुत जरूरी होता है। नई ऊंचाइयों को इच्छा शक्ति के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं मेहनत कर, मेहनत की चमक से पहचान बना, खुद पर विश्वास रख, चुनौतियों से न भाग, क्योंकि मेहनत से ही किस्मत का दरवाजा खुलता है। परिस्थितियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हमें उनसे हारना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो मेहनत का रास्ता अपनाता है वह कभी हार नहीं मानता। तो आओ अपने रास्ते को अपनाएं, एजुकेशन से रोशनी जलाएं, खुद को, अपने रास्ते को लाइट से जगमगा लें। और वो लाइट है नॉलेज का होना। दोस्तों, मेरे को लाइट से एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आई और मैं विश्वास करता हूं कि जब तक सभी साथी भी आएंगे और आप सभी लोग स्टोरी से कनेक्ट भी करेंगे। लाइट से मेरे को जो स्टोरी याद आई आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहूंगा ताकि आपको पता चले स्ट्रगल क्या होता है। क्या स्ट्रगल सिर्फ आप कर रहे हैं या हर कामयाब व्यक्ति को स्ट्रगल से गुजरना पड़ा। थॉमस एडिसन का नाम मैं मानता हूं शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने नहीं सुना होगा, और आज के बाद ब्लॉकिस्ता कम्युनिटी में तो ये कहें कि थॉमस एडिसन का नाम हम सब ने सुना है। थॉमस एडिसन की जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, एक प्रेरणा है वो लोगों के लिए। अगर आप लोग जिन्होंने थॉमस एडिसन के बारे में नहीं सुना, मैं थोड़ा सा बताऊं। थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था, अमेरिका के एक छोटे से राज्य में, एक छोटे से गांव में, जिस गांव का भी नाम ओहायो नाम का गांव था। शिक्षा के नाम पे उसके पास कोई ज्यादा अच्छा अनुभव नहीं रहा। जब वो स्कूल जाता था तो स्कूल में उसको जो पढ़ने का उसका तरीका था वो इतना स्लो था कि टीचर 10th चैप्टर पे चला जाता था और जो थॉमस एडिसन था वो फर्स्ट चैप्टर पे ही रहता था, और फर्स्ट चैप्टर पे अनेकों जो पर्सन था वो पर्सन करता था। उसका पर्सन करने का अपना ही एक तरीका था। वो इतना धीरे से सीखता था चीजों के बारे में, उसमें इतने पर्सन खोजता था कि टीचरों ने कम समय में परेशान आकर उसको ये कहा कि आपको मानसिक रूप से कुछ बीमारी है और आपको स्कूल से निकाला जाता है।
थॉमस एडिसन की माताजी थी जिनका नाम नैन्सी एडिसन था। वो परेशान हुई, लेकिन उस लेडीज ने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे में कम से कम एक खूबी बहुत अच्छी देखी, वो ये कि ये स्लो तो पढ़ता है, लेकिन ये स्लो पढ़ने के पीछे इसका कारण क्या है? कारण था उसके बार बार प्रश्नों का करना। इतने क्वेश्चन वो पुट करता था छोटे छोटे कि टीचर परेशान हो जाता था। लेकिन उसकी माँ ने वादा किया कि ये जितने प्रश्न पूछेगा मैं इनको जवाब दूंगी, और वो जवाब देने उसकी माता ने स्टार्ट किए। उसको पढ़ने के लिए अलग अलग किताबें दी, और देखते ही देखते पता चला कि थॉमस एडिसन का विज्ञान में और गणित में बहुत रुचि बढ़ता चला गया। और उसने इतने प्रश्न पूछे, और प्रश्न पूछने की इस आजादी ने एडिसन का मनोबल, जो उत्साह था जीवन में, वो बढ़ाया। जो एक उसके टीचर ने उसके दिमाग में डाल दिया था कि तुम्हारी बुद्धि तो बहुत अक्षम है, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। और वही एडिसन के मन में विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि, और उनके छोटे छोटे निर्णायक निर्णय कि मुझे आने वाले वक्त में उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। वो हर बात पे जो क्यों लगाता था कि लालटेन है, ऑयल से ही क्यों चलती है, लाइट जो हम घरों में यूज करते हैं उसको कैंडल के रूप में, मोमबत्ती के रूप में ही क्यों यूज किया जाता है? उस टाइम पे दिया लगाया जाता था ऑयल के साथ, क्यों नहीं इसमें कुछ एडवांसमेंट होता? और उसने, थॉमस एडिसन ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करने शुरू किए। 12 साल की उम्र थी मात्र एडिसन साहब की उस टाइम पे, जब उसने रिसर्च करने, विज्ञान में रुचि लेनी स्टार्ट की। लेकिन पैसों की कमी होने के कारण 12 साल की उम्र में अब क्या बच्चा रहा होगा वो, जब ये सारी चीजें वो कर रहा था, तो पैसों की कमी महसूस हुई। और पैसों की पूरी कमी पूरी करने के चक्कर में एडिसन ने ट्रेन जो होती है, उस टाइम पे ट्रेन का बड़ा प्रचलन है, आपको पता ही है, 1800 के आसपास, 1890, 2000 2010 में ट्रेन का बहुत प्रचलन था। तो वो ट्रेन में जाके उसने अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उसने अखबार बेचने में जो पैसा जुटाया, उससे उसने विज्ञान, और विज्ञान में भी स्पेशल एक चैप्टर पकड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसी ट्रेन में अखबार बेचते हुए वो एक डब्बे में क्या करता था, रिसर्च का काम शुरू कर देता था। तो उस डब्बे में ही आग लग गई, ब्लास्ट हो गया। और परेशानी और ज्यादा बढ़ गई कि अब उसको ट्रेन में भी नहीं चढ़ने दिया जाता था, इतना परेशान हुआ। और उसी समय जो ब्लास्ट हुआ उसके कारण उसकी जो सुनने की अक्षमता थी वो भी कम हो गई। तो इस बात से भी उसने परेशानी जो है वो ज्यादा नहीं महसूस करी, बल्कि उसकी माता ने उसको और मोटिवेट किया कि बेटा और फोकस करो, अच्छी बात है, बाहर का शोर शराबा नहीं सुन पाओगे। और ये जो घटना उसके जीवन में घटी, उसने समस्या ना बनकर उसको अधिक फोकस्ड और समर्पित बना दिया अपने काम के प्रति। आगे चलकर इसी व्यक्ति ने बल्ब का जो है वो आविष्कार किया, और बल्ब का आविष्कार करने से पहले उसने 10,000 बार, 10,000 बार जो है वो उस बल्ब की रिहर्सल की, ट्रायल्स की, करने की कोशिश की। अब सोच के देखिए, क्या हम 10,000 बार कोई कोशिश करते हैं आज के जीवन में? हम एक कस्टमर के पास जाते हैं, प्लान करते हैं ब्लॉकिस्ता का, आओ डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री के अंदर हमारा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है उसको समझो, हमारी परियोजनाएं क्या हैं, हम निवेशकों के साथ, हम प्रमोटर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के कैसे काम करते हैं, हमारा कंपनसेशन प्लान लीजिए। अगर वो व्यक्ति ध्यान से ना सुने तो लीडर जो है, प्रमोटर जो है, वहीं पे ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट के पास जाता है, अगर वो भी थोड़ा सा इग्नोर कर दे, थर्ड के पास जाता है, वो भी इग्नोर कर दे, तो एक बड़ी महाभारत हो जाती है जीवन में कि ये तो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, या फिर ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। और सोच के देखिए, आज जिस लाइट में बैठ के हम पढ़ते हैं, जिस लाइट में हम चलते हैं रात के अंधेरे में गाड़ियां लेकर, थॉमस एडिसन ने अगर हार मान ली होती तो मालूम नहीं हमको ये इनोवेशन, ये इन्वेंशन मिलती भी कि नहीं मिलती। लेकिन आज के इस उजियारे के जगत में, रात में भी दिन जैसे माहौल में हम जीवन में काम कर पा रहे हैं, उसके लिए थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। और सफलता के इस प्रयोग को पाने के बाद भी थॉमस एडिसन कहाँ रुका? उसके बाद थॉमस एडिसन ने टेलीग्राफ बनाने की शुरुआत की, और टेलीग्राफ के साथ साथ जब टेलीग्राम में भी बार बार एडिसन साहब फेल हुए, तो बाद में जाके उसने टेलीग्राफ की जो तकनीक थी उसमें सुधार किया, और उसको बना के ही आगे लोगों के सामने रखा, जो कि आज एक विश्वव्यापी सफलता है। दोस्तों,
बीच में ऐसा भी क्यों हुआ कि उन्होंने जितने टेलीग्राफ पे, लाइट्स पे ये रिसर्च किए हुए थे, इवन कि उन्होंने टेलीफोन, जिसको हम फोनोट्रोग्राफ बोलते हैं, टेलीफोन का ट्रांसमीटर जैसी जो चीज है वो उन्हीं की बनाई हुई है। और ये सारी चीजों पे जो उन्होंने रिसर्च किया था, उनके उस रूम में, उनकी उस लैब में ही पूरी आग लग गई। अब सोचिए, उसने अपने पूरे जीवन को खपाया, कितने प्रकार के तरीकों के माध्यम से रिसर्च किया था, वो सब जल के राख हो गए। लेकिन इतना मोटिवेट, इतना पॉजिटिव व्यक्ति था थॉमस एडिसन, कि उसने अपने शब्दों में आग लगाई और अपने साथियों को भी कहा कि अच्छा हुआ वो सब रास्ते जल के राख हो गए जिनके माध्यम से हमें असफलता मिल रही थी। अब वो रास्ते फिर से बनाएंगे जिनके माध्यम से हमें सफलता मिलेगी। तो इतनी पॉजिटिविटी जब आपके पास हो, तो उसकी प्रयोगशाला भले ही आपकी चपेट में आ जाए, उसको रोका नहीं जा सकता। और मैं तो ये कहूंगा कि एडिशन की सफलता मोटिवेशन पे भी आधारित नहीं थी। उनके पीछे, उनकी मेहनत के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा कारण था सफल होने में, वो था निरंतर मेहनत का परिणाम। लगातार दिन रात मेहनत करना। वो कहता था हमेशा, भाई सफलता जो है वो 1% तो आपका मोटिवेशन होती है, और 99% आपका स्वेट, आपका पसीना होती है। इस बात का प्रमाण होती है कि आप दिन रात काम करते हैं। आपके लिए आपका काम ही आपकी पूजा बन जाती है। जब आप अपने कार्य में घंटों बिताते हैं, जीवन का ऑलमोस्ट 80 to 90% वक्त जब आप अपने काम के साथ बिताना शुरू कर दे, तो समझिए सफलता आपके आसपास घूम रही है, बस मिलने वाली है। और यही जो उनका फॉर्मूला था, 1% मोटिवेशन और 99% आपका स्वेट, आपकी ग्राउंड पे मेहनत, एडिसन को कामयाब बनाने में विजयी रहा। दोस्तों, एक सफलता अस्थायी होती है, ये याद रखें। एडिसन ने ये करके दिखाया। कई बार आपको असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर बार उसे एक सीख के रूप में लो और सफलता को निर्धारित करो। धैर्य और दृढ़ता की इंपॉर्टेंस को समझो। जो व्यक्ति 10,000 प्रयास कर सकता है, समझो वो विश्वव्यापी विख्यात भी होगा। अगर आपके अंदर वो महत्वता है, आपके अंदर वो प्रेरणा है, आपके अंदर वो मेहनत करने की खूबी है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको विश्वव्यापी बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में, वहां पर भी स्ट्रगल बहुत बड़ा रहा। आपको मैं किन शब्दों में बताऊं कि बाइनेंस का स्ट्रगल कितना व्यापक था, क्या आप लोग नहीं जानते? कितनी मुसीबतों का सामना बाइनेंस को करना पड़ा। आज आप लोग इस बात से अछूते नहीं हो सकते, या जानकारी के अभाव में नहीं हो सकते, कि भारत में भी बाइनेंस जैसी कंपनी पे लगभग 7 महीने तक प्रतिबंध लगा रहा। 7 महीने तक बाइनेंस को आप भारत में ओपन तक नहीं कर सकते थे। कितने भारतीयों का पैसा था, अकाउंट था, जो बाइनेंस पे खुला हुआ था, और चाहती बाइनेंस तो उसको हथियार बना सकती थी कि 7 महीने से आपकी सरकार हमें यहाँ ओपन करने का अधिकार नहीं देती है, तो आपके जिनके अकाउंट बाइनेंस पे हैं उनको बंद किया जाता है। कितना ही लोगों का पैसा था जो बाइनेंस हड़प जाती। लेकिन बाइनेंस ने दूसरे रास्ते को अपनाया। उसने एफआईयू इंडिया पंजीकरण पे फोकस किया। उसने भारतीय सरकार से बात की। उसने इसे लालच नहीं बनाया, अपना ग्रीड नहीं बनाई कि ठीक है इन सब लोगों का पैसा हड़प लिया जाए, बल्कि उसने उसको एक हथियार बनाया कि भारत की इस 150 करोड़ की पॉपुलेशन के बीच में कैसे भारत सरकार की मान्यताओं के साथ मैं वापिस आऊं, कम बैक करूं। और उसने वो कम बैक करके दिखाया। यही वजह है कि बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। ऐसा नहीं कि उसको भारत में इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ा हो। अमेरिका जैसे कंट्री में $4.3 बिलियन का जुर्माना लगा देना। इवन कि चांग पेंग जाओ, जो कि बाइनेंस का ओनर है, उसे उठा के जेल में डाल देना, और महीनों भर के लिए जेल में रखा गया। जाओ को तो परेशान होकर जब वो जेल में था, अपनी ही खुद की कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा। और अगले अमेरिका ने रोक लगा दी कि इस कंपनी से तुम इस्तीफा भी दोगे, और 3 साल तक मैनेजमेंट की किसी मीटिंग में भी नहीं बैठोगे, और कोई भी अपना डिसीजन जो है वो इस एक्सचेंज को, बाइनेंस को नहीं दिया जाएगा। सोच के देखो, एक व्यक्ति जिसने मेहनत की, जिसने प्रोजेक्ट को खड़ा किया, प्लेटफॉर्म को खड़ा किया, और उसी चांगपेंग जाओ को दोषी बनाकर महीनों तक जेल में रखना, मैनेजमेंट के सभी डिसीजन से 3 साल तक दूर रखना, और फिर भी उस प्रोजेक्ट का मार्केट में हालांकि फॉल डाउन आया,
80% बिजनेस जो है वो बाइनेंस का कम हुआ। 80% एकदम से कम होना, वैल्यू का कम से कम 4 गुना कम होना। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो यही चोंगपेंग जाओ संघर्ष करता रहा, आगे बढ़ता रहा, और देखते ही देखते आज बाइनेंस फिर से दुनिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट बन गया। यूरोप में संघर्ष इसको करना पड़ा। अप्रैल 2022 में डच केंद्रीय बैंक ने बिना किसी नियम को पालन करते हुए बाइनेंस पर सीधा $3.3 मिलियन का जुर्माना लगा दिया। और इतना ही नहीं, बाइनेंस को नीदरलैंड को तो छोड़कर भी वहां से निकलना पड़ा कि छोड़ो, नीदरलैंड में काम ही नहीं करना। इतना पीछे जो है वो नीदरलैंड की गवर्नमेंट जो है इनके पीछे पड़ी। हर दिन लगता था भाई चोंगपेंग जाओ को जेल में डाल दिया गया है, बाइनेंस बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में होता है, जब आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि मैंने जो काम किया है वो सच के रास्ते पे काम किया, मैंने किसी को ठगने के लिए काम नहीं किया, मैंने किसी को लुटने के लिए काम नहीं किया, और बाइनेंस ने जब ये सारे स्ट्रगल्स को फेस किया और खड़े रहे, तो आज आप अच्छे से जानते हैं कि दुनिया ने बाइनेंस के हाथ को कितने प्यार से और कितने सजग तरीके से पकड़ा है। दुनिया भर के प्रोजेक्ट इंडिया में भी स्टार्ट हुए जिनके सामने गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस की समस्या आई, कहीं पे समस्या उनके रूप में सामने निवेशकों का नेगेटिव हो जाना भी आया। लेकिन दोस्तों ये सारी समस्याएं तो बाइनेंस के सफर में भी आई हैं। आप बाइनेंस के एग्जाम्पल के साथ साथ इथेरियम के एग्जाम्पल को भी समझें कि इथेरियम पिछले 15 साल में यूं ही बड़ा हो गया, या कितनी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज इथेरियम नहीं आया था, इट वाज ईयर ऑफ 2014, जब आईसीओ के माध्यम से $18.3 मिलियन का जो है वो फंड रेज किया गया था। 2015 में जाके इथेरियम को लॉन्च किया गया, फिर इसको डाउ में 2016 में कन्वर्ट किया गया। क्रिप्टो किटीज जैसी चीजें 2017 में एक्सचेंज की जो है वो इथेरियम की आई। और आप हैरान हो जाएंगे, 2014 से लेके 2017 तक का सफर, ये 4 साल। क्योंकि 2014 स्टार्टिंग में ही जो है वो, ये किस्मत की बात है हमारे लिए कि हमारा जुलाई 2023 में लॉन्च होना हुआ था और उनका जुलाई 2014 में लॉन्च होना हुआ था। और 2017 में जाके इथेरियम ने जो है वो सफलता की हल्की सी क्रिप्टो किटीज एक लॉन्च किया था, जिस पार्टी को, जिस सफलता को उन्होंने महसूस किया। और 2018 में जाके 2018 5वें साल में जाके इथेरियम को जो है वो स्ट्रगल से बाहर आकर एक बूम देखने को मिला, जिसको हम बोलते हैं आईसीओ बूम पिक्स। और वहां इथेरियम का जो रेट है, आप भी हैरान हो जाएंगे, सीधा $1498 के उछाल पे पहुंचा। और 1498 नहीं, $1448 के रेट तक गया। और हैरानी की बात तो ये, 2018 में इतनी सफलता देखने के बावजूद 2018 में लास्ट में जनवरी में काम $1448 पे पहुंचा, और दिसंबर आते आते वही इथेरियम वापिस $85 पे आ गया। बूम $1448, फॉल $85। और फिर वहां से इथेरियम का सफर स्टार्ट होता है, जब वो इतना गिरा, इतना बॉटम प्राइस पे आया $85 पे। कहते हैं जब $1448 था तो हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने इथेरियम को बाय किया था। और $85 आने के बाद उन्हीं हजारों लाखों और करोड़ों जो इन्वेस्टर थे, सबने मिलकर इथेरियम की लैग पुलिंग स्टार्ट की। और लगातार 2 साल तक इथेरियम ने उस अंधेरे को झेला, जिस अंधेरे से लोग ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। और 2020 में कमबैक किया, ऐसा कमबैक किया कि वापिस से उन्होंने डेफी के रूप में मार्केट में अपने कदम रखे, डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम। डेफी के रूप में उन्होंने मार्केट को डेप दिया, डेप ब्राउजर। और देखते ही देखते इथेरियम की डिमांड फिर बढ़ने लग गई। फिर उनका एनएफटी का सामने आना, 2021 में एनएफटी मार्केट का इंट्रोडक्शन। और एनएफटी मार्केट का जो इंट्रोडक्शन था वो भी उनके लिए एक तरह से फेलियर साबित हुआ। लेकिन 2023 आते आते उसी एनएफटी की दुनिया ने उसको इतना बड़ा प्रॉफिट दिया कि कहते ही कहते हैं इथेरियम ने दुनिया में लगभग सभी रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। $4,891 का जो रेट था, वो एनएफटी की दुनिया में एंटर करने के बाद, डेप ब्राउजर का मार्केट में लॉन्च होने के बाद, और लगभग 5 साल का डाउनफॉल देखने के बाद जो है वो एनएफटी की दुनिया में जैसे ही पांव रखे इथेरियम ने, और उसको वो सफलता का पड़ाव देखना पड़ा। दोस्तों 2024 2025 क्या आज भी इथेरियम के लिए सक्सेस है?
या इथेरियम को हम कह सकते हैं कि वो दुनिया के सभी चैलेंजेस को पार कर चुके हैं? तो हमें सामने नजर आता है बिल्कुल नहीं। आप देखिए, जब बाइनेंस $1.5 लाख पे $1.25 लाख पे पहुंचा, कहीं ना कहीं $1,21,000 तक, इथेरियम अपना वन टाइम हाई जो था उसका $4,800 का, $4,891 का, उसे भी टच नहीं कर पाया। वापिस से वो लास्ट प्राइस जो हाई प्राइस था उसे गेन नहीं कर पाया, और वो लाखों लोग जिन्होंने हाईएस्ट प्राइस पे इथेरियम को खरीदा हुआ था, वो नकारात्मक की दुनिया में, नेगेटिविटी की दुनिया में जो है इथेरियम को घसीट रहे हैं। आज ऐसे लाखों और करोड़ों लोग हैं जो इस बात से परेशान है कि बिटकॉइन 1,21,000 चला गया, इथेरियम ने क्यों नहीं अपना हाईएस्ट रेट टच किया? और इसके पीछे की वजह क्या है? इथेरियम की अनलिमिटेड सप्लाई का होना। अनलिमिटेड सप्लाई का होने के कारण जो है इथेरियम के लिए अब ये लगभग मुश्किल बन गया है कि वापस उतना हाई गेन कैसे करें। आप देखो ट्रोन को, उसकी भी अनलिमिटेड सप्लाई। आप देखो बाइनेंस को, बीएनबी भी बहुत बड़ा पीक प्राइस पे नहीं जा पाया क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई है। स्ट्रगल अब इनके सामने बहुत बड़ा खड़ा है। इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाने के बावजूद भी अब ये दुनिया में क्या अपने आप को उतना बड़ा बना पाएंगे कि आने वाले प्रोजेक्ट जो इसके कंपटीशन में खड़े होंगे, जिनकी सप्लाई लिमिटेड होगी, उनके सामने सिर उठाए रखना, वैल्यू इन्वेस्टर्स की, निवेशकों की नजर में बनाए रखना, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इन्होंने 2025 तक का तो सफर आसानी से तय कर लिया क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं था, लेकिन बलोकिस्ता के रूप में अब एक बड़ा चैलेंज जो दुनिया के सामने खड़ा होगा इन अनलिमिटेड सप्लाई रखने वाले प्रोजेक्ट्स के सामने, वो बड़ा देखने वाला नजारा होगा। और 2030 तक, 31 तक आते आते आप पाएंगे कि अनलिमिटेड सप्लाई के सामने जैसे लिमिटेड सप्लाई वाला बिटकॉइन टेक ऑफ करके पैराशूट की तरह नहीं, एक तरह से एरोप्लेन के माध्यम की स्पीड से इनसे कई गुना आगे निकल गया, आप पाएंगे आने वाले 4 से 5 साल में उतनी ही बड़ी पैराशूट लैंडिंग, एरोप्लेन स्पीड आप ब्लोकिस्ता की देखने वाले हैं। क्योंकि जो चैलेंजेस दुनिया के सामने है वो अपॉर्चुनिटी ब्लोकिस्ता के सामने है कि लिमिटेड सप्लाई के साथ लार्जेस्ट इकोसिस्टम ब्लोकिस्ता के सामने है। बस जरूरत है तो जरूरत है ट्रोन के जैसा विश्वास रखने की। सोच के देखिए, ट्रोन एक ऐसा प्रोजेक्ट था दोस्तों जो पहले साल आया और दूसरे ही साल फेल हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया। 2018 में तो इतना फेल हो गया था ट्रोन कि ये कहा जाने लग गया था कि ट्रोन इज ओवर। लेकिन ट्रोन ने अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई और मार्केट में डेप ब्राउजर के साथ एक बड़ी शुरुआत जो है वो की, और देखते ही देखते हमने पाया कि 2018 में ही, 2016-17 में 3 साल तक जिस पे फेल का ठप्पा लगा रहा, 2018 में उसी ट्रोन ने 140 मिलियन डॉलर का जो है वो टर्नओवर करके दिखाया। बी टोरेंट नाम की एक कंपनी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और बिट टोरेंट के नाम से और ट्रोन के नाम से उन्होंने मार्केट के अंदर उसके पास जो धंधा किया, जो आग लगाई। आप सभी को पता है ना कितने रेफरल प्रोग्राम बिट टोरेंट के नाम से आए थे। ट्रोन का अपना कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं था, अपना कोई एमएलएम प्रोग्राम नहीं था। 4-4 5-5 लेवल तक इनकम जो थी वो बिट टोरेंट के नाम से, माध्यम से ट्रोन ने देने का काम किया, और 140 मिलियन डॉलर का जो है वो टर्नओवर किया। और प्रोजेक्ट भी ऐसे थे दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रोन पे ऐसे हजारों प्रोजेक्ट आए 2018 से लेकर 2021 तक, जिनमें से कोई प्रोजेक्ट नहीं चला। बड़े बड़े सपने दिखाए गए लोगों को कि आप $10 लगाइए, आपको एयर ड्रॉप के माध्यम से ट्रोन मिलेंगे और डेली आपको 10% के ट्रोन मिलेंगे। आपको 10 दिन 15 दिन ट्रोन आते थे, आप 20 लोगों को रेफर करते थे, 50 लोगों को अपनी इनकम मल्टीप्लाई करने के लिए रेफर मिलते थे। और कोई ना कोई, आप एक ही अकाउंट में 2 अकाउंट बना लेना, या रूल होता था भाई मिनिमम आपने 10 लोगों को एक दिन में ज्वाइन कराना। वो कोई ना कोई टर्म्स कंडीशन आपसे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी अप्रूवल करा के रखते थे जिसके माध्यम से आपका मार्केट में पूरे अकाउंट को वो जो है बाइंड अप कर देते थे, आपका लॉस बुक हो जाता था। और ट्रोन ने ऐसे काम हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के साथ किए। इन्वेस्टर्स कहने लगे थे कि ट्रोन अब खत्म हो जाएगा, ये लोगों के साथ गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन नेगेटिव भूमिकाओं के ऊपर पॉजिटिव भूमिकाएं कैसे मैटर करती है। ट्रोन का अपना खुद का ट्रोन वॉलेट का आना, और देखते ही देखते मार्केट में पॉजिटिवनेस की, आज वहां लाखों टोकन क्रिएट किए जा चुके हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। बड़ी से बड़ी कंपनियां आज ट्रोन के साथ हाथ मिला रही है। 2019 से 2022 तक का ट्रोन का जो सफर था,
इसमें करोड़ों इन्वेस्टर्स का आना और उनका डूबना, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े रहे। और आज वो सभी इन्वेस्टर जो उनके पास आए थे, अगेन दे आर सो मच पॉजिटिव विथ ट्रॉन बिकॉज दे आर सो हैप्पी। उनको इस बात से खुशी मिलती है कि 2019 में जिसके साथ कदम बढ़ाए थे, आज 2025 में वो कंपनी शानो शौकत के साथ खड़ी हुई है। तो मेरा कहना आपसे सिर्फ यही है कि जब आप अपने प्रोजेक्ट की कामयाबी के साथ जुड़ते हो और अपनी कामयाबी उसके साथ अनुभव करने लगते हो, तो फिर आपकी कामयाबी छोटी नहीं, बहुत बड़ी होने वाली बात होती है। स्ट्रेटेजिक पाथ टू पब्लिक मार्केट, जब आपके पास होता है कि मैं कैसे पब्लिक के बीच में जाऊं, क्या मेरी स्ट्रेटेजी हो, और वो क्लियर होती है आपके दिल में, तो फिर आपको रोक पाना असंभव होता है। दोस्तों, आपने ट्रोन के माध्यम से, बाइनेंस के माध्यम से और इथेरियम के माध्यम से जाना कि स्ट्रगल स्ट्रगल किसकी लाइफ में नहीं रहता। वही स्ट्रगल आप ब्लोकिस्ता के बारे में भी जो है वो महसूस कर सकते हैं। ब्लोकिस्ता का जुलाई 2023 में आना, जनवरी 2024 में हमारे ही बहुत बड़े बड़े निवेशक और प्रमोटर्स जो है उनका अविश्वास होना, अविश्वास ब्लोकिस्ता पे नहीं, उनका अविश्वास हर इस चीज पे था कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आएगा और वो 6 महीने से ज्यादा चलेगा, विशेषकर इंडिया में। क्योंकि उनको ये टेस्ट इंडिया में मिला ही नहीं था इससे पहले। उन्होंने टेस्ट लिया था स्ट्रिक का, उन्होंने टेस्ट लिया था क्रिप्टो करेंसी के अंदर एलपीएनटी जैसे उस तरह के प्रोजेक्ट्स का, जहां टेक्नोलॉजी के नाम पे सिर्फ झूठ बोला गया। और वैसे ही उन्होंने वो अपने सामने खड़ा जो टेक्नोलॉजी का एक पहाड़ था, उसको झूठ मान लिया अपने मन में। दिल की बुद्धि से टेक्नोलॉजी को नहीं सीखा, लालच की बुद्धि से बहुत से लोगों ने काम किया, निवेशकों को ब्लोकिस्ता के साथ जोड़ा तो, लेकिन वो मन में डर 6 महीने वाला और 1 साल वाला बरकरार रखा, और समय के साथ वो इधर उधर तितर बितर हो गए। शब्दों का कहना ये नहीं कि वो लीडर अच्छे नहीं थे या वो प्रमोटर अच्छे नहीं थे, यहाँ कहना यह है कि ब्लोकिस्ता की इस संघर्ष में अगर वो लोग अपने संघर्ष को भी मिला लेते हैं कि 6 महीने 8 महीने का ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, जहां ब्लॉकचेन पहले दिन से है, जहां डेक्स, जहां सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जहां डिसेंट्रलाइज वॉलेट जैसी टेक्नोलॉजी बना ली गई है, तो आज वो निवेशक, वो प्रमोटर भी बहुत आगे निकले होते और ब्लोकिस्ता की भी स्पीड जो है वो चैलेंजेस से रहित होते। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है बाइनेंस गिराया, कितनी सरकारों ने गिराया, कितने ही निवेशकों ने गिराया उनको, कितने ही प्रमोटर्स ने, लेकिन गिरा नहीं, हार नहीं मानी। और यही वजह है दुनिया की बड़ी कंपनी बनी। हमने देखा इथेरियम के अनुभव से, ट्रॉन के अनुभव से, और आज उनके अनुभवों को हमने सीडी बनाया, और हम देखते हैं कैसे जनवरी 2024 के इस डाउनफॉल को देखते हुए, निवेशकों के या प्रमोटर्स के उस अनुभव को देखते हुए जिनके डर से वो आगे निकल गए, और बलोचिस्तान ने जो अपने सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए, अपने कदमों को बड़ा करने के लिए लगातार अपनी प्रेरणा को हासिल प्राप्त करके अपने निवेशकों के साथ, प्रमोटर्स के साथ कदम पे कदम बढ़ाता चला गया। और हमने देखा 2025, 2023 से 2025, 2 साल के इस सफर में हमारे सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का लाइव होना ये वक्त नहीं रहा, बल्कि हमारे आईसीओ का, जो आईसीओ सप्लाई थी हमारी 1 करोड़ 75 लाख, उसका भी पूरी तरह से मार्केट में सोल्ड आउट होना। हमने उस पल को देखा जब हमारे पास से हमारा आईसीओ फेज कंप्लीट हुआ। हमने उस पल को देखा जब लोगों के बीच में हमारे यूटिलाइजेशंस का आना हुआ। इन 2 साल के सफर में लोगों के विश्वास के साथ खड़े रहना, बलोचिस्तान ने ये दिखाया कि आप टेक्नोलॉजी के साथ और यूटिलाइजेशंस के साथ अगर खड़े हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। फिर आपके कदमों को आगे बढ़ने से कोई आपकी स्पीड में ब्रेक नहीं लगा सकता। और आज उसी स्पीड को और उसी ब्रेक को आगे लगते हुए हम क्रिप्टो करेंसी के भविष्य की बात करते हैं, हम बलोचिस्तान के भविष्य की बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी का पास्ट आप देखें मुड़ के, तो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि ये जोखिम से भरा ना हो। 2009 में जब बिटकॉइन आया था, उससे लेके आज 2025 में जब हम खड़े हैं, तो आज भी क्रिप्टो, जब हमें इसका भविष्य बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, तो भी चैलेंजेस से भरा हुआ वक्त है। बाजार की कितनी वृद्धि कितनी स्पीड से हो रही हो, तो भी ये स्पीड आज भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो स्पीड 2025 से 2030 के बीच में हम देखने वाले हैं, क्रिप्टो करेंसी ये छोटी सी मार्केट जो अभी $1 अरब की हुई है मुश्किल से, ये $5 अरब तक तो अगले 5 साल में पहुंचने वाली है।
और उसमें ये अनलिमिटेड सप्लाई वाले जो प्रोजेक्ट है ये वैश्विक स्तर पे इंटरनेशनल मार्केट में उतनी जगह प्राप्त नहीं करेंगे जो कि लिमिटेड सप्लाई वाले इकोसिस्टम पाएंगे। तो इतना सुनहरा वक्त है, अगर आप सही रूप में रिसर्च करके आगे देखें, कितने बड़े बड़े अवसर आज हमारे सामने हैं। लंबे समय तक क्रिप्टो के बढ़ते चलन को अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब तो वो वक्त है जब सही क्रिप्टो करेंसी में लोगों को विश्वास करना भी है और निवेश करना भी है। संपत्ति अर्जित करने का इससे महत्वपूर्ण दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। दोस्तों, जहां मेटावर्स और वेब 3.0 की हम बात करते हैं, कितनी ही बड़ी चैलेंजेस की बात कर ले भाई, की अनसर्टेनिटी है, कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, जोखिम से भरा हुआ निवेश होता है, नियामक अनिश्चितता होती है। कितने ही देश इसको कभी भी कानून है जो वो अपडेट कर देते हैं, कभी 30%, कभी 15%, कभी 20%। दोस्तों, धोखाधड़ी करने के लिए कितने ही प्रोजेक्ट इस मार्केट के अंदर आते हैं जो गलत इकोसिस्टम बना के लाते हैं, सिर्फ लोगों से पैसा आईसीओ के माध्यम से गेन करते हैं और चलते बनते हैं। आज भी मैं कितने प्रोजेक्ट्स को तो बाई नेम जानता हूं जिनके मालिकों का ये कहना है, भाई अपने को 10-15 करोड़ रुपए चाहिए, वो इजीली 6 महीने में हम निकाल लेंगे और दैट्स इट। और लोग भी प्रभावित होते हैं ऐसे प्रोजेक्टों से। ऐसे ऐसे एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट आए जिन एनएफटी की वैल्यूज आप हकीकत में जानते थे ये बढ़ रही है, सिर्फ एक बढ़ावा है लोगों को लूटने के लिए। ट्रेजरी एनएफटी के रूप में हमने ट्रेजर एनएफटी को देखा है। हमने देखा वो दुबई बैठ के किसी व्यक्ति के द्वारा कितने बड़े बड़े वादे करना कि हमारा जो टोकन आया वो दुनिया का सबसे महंगा टोकन बनेगा जिसका प्राइस कभी गिर ही नहीं सकता। हमारी तो ऑलरेडी 50 लाख लोगों की कम्युनिटी वो है जिन्होंने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट जो है वो इस टोकन को खरीदने में लगा दी है, और ये इनका एक ही लक्ष्य है कि टोकन की कीमत जब तक $5 लाख नहीं हो जाएगी वो सेल नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी वो टोकन धराशायी होते देखा आप लोगों ने, नाम बदलते देखा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बदलते देखा आपने ऐसे लोगों को। तो ये याद रखें कि ऐसे अनियोजित प्रोजेक्ट मार्केट में जैसे पहले आते रहे हैं धोखाधड़ी करने के लिए, वो आते ही रहेंगे। आप ऊर्जा खपत कैसे करो, आप अपनी एनर्जी को कहां पे लगाओ, कैसे प्रोजेक्ट के साथ आप अपनी एनर्जी को और लोगों की एनर्जी को इन्वेस्ट करना सीख जाएं, वो सबसे जबरदस्त कार्य होता है। जिन लोगों ने एनएफटीज में सही एनएफटीज पे एनर्जी लगाई आज वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं। जिन लोगों ने सही टेक्नोलॉजी को लोगों के सामने रखा, भले ही संघर्ष विशाल रहा हो। इथेरियम का संघर्ष को देखे तो हमें अपना संघर्ष बहुत छोटा नजर आता है, बाइनेंस के संघर्ष को देखे तो हमारा संघर्ष हमें बहुत छोटा नजर आता है। लेकिन दोस्तों, अभी हमारा बेस बना है, बेस बनने से सबसे अमीर प्रोजेक्ट जब बनने की तरफ हम जाएंगे तो ये संघर्ष हमारे सामने भी विशाल होगा। जब हमारे लीडर्स के पास पैसा आएगा तो हमारे लीडर्स के लिए भी किसी जोखिम से कम नहीं होने वाला कि उस बड़े पैसे को संभाल के रख पाना, सही गति से उसका सही चीजों पे इन्वेस्ट कर पाना। ध्यान रहे, चाहे वो लोगों का रुख हो, चाहे वो सरकार का रुख हो, चाहे वो डिजिटल चैलेंजेस हो, चाहे वो लोगों के द्वारा खड़े किए चैलेंजेस हो, चाहे वो कंपटीशन प्रोजेक्ट्स के द्वारा किए गए चैलेंजेस हो। हम क्रिप्टो के इस फ्यूचर में जहां $5 अरब का टर्नओवर होने वाला है, ब्लोकिस्ता का टर्नओवर बिल्कुल साफ देख रहे हैं कि उभरती कंपनी के रूप में कम से कम $1 अरब का जो टर्नओवर है वो हमारी ये कम्युनिटी जो ब्लोकिस्ता कम्युनिटी के रूप में है वो हासिल करने वाली है 2030 तक। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जिसके पास आज 1,000 कॉइन है, वो 1,000 कॉइन वाला व्यक्ति कम से कम 100 करोड़ का मालिक बन सकता है अगर 2030 तक के हमारे इस सपने को वो पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दें। प्रमोटर का मतलब क्या होता है, सिर्फ उस मतलब को वो साकार रूप से जीना शुरू कर दे। मैं दोस्तों, मैं सभी साथियों से इतना ही कहूंगा, जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, चाहे वो व्यापार हो या रिश्ता, दोनों में ही तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, कामयाबी के लिए आपके बीच में तड़प होनी चाहिए। और बिजनेस करते हुए जब आप इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप का वर्क करते हो, क्योंकि नेटवर्किंग को एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा रूप कहा जाता है, तो बिजनेस में चुनौतियों का आना बिल्कुल तय है, लेकिन आपके हौसलों का होना आपकी कामयाबी की पहचान है। मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, लास्ट में आज का सेशन खत्म करते हुए, जिसमें हमने सीखा कि चैलेंजेस प्लेटफॉर्म्स के रास्ते में रहें, और आज ब्लोकिस्ता के रास्ते में भी चैलेंजेस रहेंगे और इन चैलेंजेस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। संघर्ष और मेहनत ये हमारे हथियार हैं। हमने पास से सीखा है और फ्यूचर के निर्माण के लिए हम बिल्कुल प्रेरित हैं। सफल होने के लिए आपको अपने दिल में अपने व्यवसाय को रखना होगा, या फिर कहीं अपने व्यवसाय में अपने दिल को लगाना होगा।
ब्लोकिस्ता के साथ आपको अपने दिल को जोड़ना होगा। हर मोड़ पर आपको अपने लोगों के साथ, जिनके साथ आपने कंधे से कंधा मिला के काम किया है, उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने का काम करना होगा। चैलेंजेस कितने भी हो, जब आपके सामने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर चैलेंजेस को आप पार कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे प्रयोग, एक अच्छे प्रमोटर के रूप में खड़े हो तो। मेहनत कर, मेहनत की चमक से पहचान बनाओ, खुद पर विश्वास रखो, और चुनौतियों से बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चुनौतियों से भागा है वो खत्म हुआ है, और जिन्होंने चुनौतियों को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है, मेहनत से ही किस्मत का दरवाजा खुलता है दोस्तों, ये याद रखो। और उस दरवाजे को खोलने के लिए प्रेरित होकर अपनी मीटिंग्स के माध्यम से जो नॉलेज है वो डिलीवर करने का काम करना है। आप सभी साथियों, ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में कंसिस्टेंटली एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लेकिन इस नॉलेज को जो आप गेन करते हो, आपको आगे लोगों में रूपांतरित करना है, अपनी अपनी टीम तक पहुंचाना है। उसके लिए आप आगे बढ़ें। आप सभी का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।